हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या हमारे समाज देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन भी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का ये वीडियो जनसंख्या से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। आज यानी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या कंट्रोल करने में अपना योगदान करें। दोस्तों, आज के दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्रियाकलाप किए जाते हैं ताकि जनता जागरूक हो सके और जनसंख्या पर कंट्रोल कर सके। जनसंख्या के बहुत सारे पहलू हैं। जनसंख्या जहां एक तरफ लाभदायक है, लाभकारी है, वो दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। हम आपको बता दें कि हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। हर दिवस का एक थीम होता है, एक मोटो होता है। उस थीम के साथ दिवस मनाए जाते हैं। उसी तरह विश्व जनसंख्या दिवस का भी एक थीम है और इस साल का थीम है राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर वेदर बेबी बूम आर बस्ट द सॉल्यूशन टू शिफ्टिंग fertility rates lies in prioritizing all people reproductive health and rights। दोस्तों, इसका मतलब है अधिकार और विकल्प उत्तर हैं, चाहे बेबी बम हो या बस्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। आप इसका एक बार और मतलब समझ लीजिए। अधिकार और विकल्प उत्तर हैं, चाहे बेबी बम हो या बस्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। चलिए दोस्तों, हम जनसंख्या दिवस के इतिहास के बारे में भी बात करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता प्रकट की। इसके बाद 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार 11 जुलाई 1989 में मनाया गया था। आप इस टेबल में देख सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर इंडिया है। आप देख रहे हैं इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना से कितना अधिक है। अगर इस तरह भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में यह पहले स्थान पर होगा। चीन और भारत में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि दोनों जनसंख्या के मामले में तो आसपास ही हैं, लेकिन चीन के पास भारत से 3 गुनी ज़्यादा ज़मीन है और इसकी अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की बढ़ती आबादी से परेशान है, बल्कि चीन भी इस संकट से जूझ रहा था। लेकिन सही समय पर चीन ने फैसला लेते हुए एक बच्चों वाली नीति पर चलने का फैसला लिया था। हालांकि इसमें सुधार करते हुए वर्ष 2016 से चीन ने 2 बच्चों का कानून बना दिया था। एक बात और इस टेबल में गौरतलब है जिसे आप ध्यान दे सकते हैं कि केवल इन 10 देशों की जनसंख्या बाकी पूरे बचे विश्व की जनसंख्या से अधिक है। केवल ये 10 देश और बाकी पूरे विश्व की जनसंख्या, फिर भी इन 10 देशों की जनसंख्या अधिक है। आप सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को देख चुके हैं। अब हम विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाले 10 देशों की बात करते हैं। 10 लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो गौरतलब बात यह है कि इन देशों की संख्या भारत के
छोटे मोटे शहरों की जनसंख्या से भी कम है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या से ज़्यादा हमारे यहाँ के गाँव की जनसंख्या है। हमारे देश के गाँव में छोटे से छोटे गाँव में वेटिकन सिटी से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब हम भारत में जनगणना से जुड़े कुछ तथ्यों को देखेंगे। भारत की जनगणना के पूरा व्याख्यान करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं, लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या भारत में निवास करती है। देखिए पुरुषों की जनसंख्या की हिस्सेदारी क्या है, 51.47% है, 51.47% यहाँ पुरुष हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी 48.53% यहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की हिस्सेदारी 13.6% है। 10 की वृद्धि दर, हर 10 साल में भारत का कितना परसेंट वृद्धि होता है, जनसंख्या में वृद्धि कितना होता है, ये है 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर क्या है दोस्तों, 1.64%। लिंगानुपात आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 943 पर 1000 पे है। बाल लिंगानुपात 919 पर 1000। कुल साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। यानी यहाँ पे पुरुष ज़्यादा साक्षर है, महिला कम साक्षर है। दोस्तों अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के मुताबिक 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे निवास करती है और 2001 में ये 325 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर था। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी क्या है, 68.84%, मतलब गाँव में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 31.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। शिशु मृत्यु दर 2016 के मुताबिक 34 है और जन्म दर 2016 के मुताबिक 20.4 है। मृत्यु दर 2016 के मुताबिक 6.4 है। मातृ मृत्यु दर 2014 और 16 के मुताबिक 130 है। ये सारी जो डाटा आपको उपलब्ध कराए गए हैं, इससे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन सभी आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि पहला कारण है। दूसरा कारण परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह, अशिक्षा, धार्मिक कारण और रूढ़िवादिता, गरीबी, अवैध प्रवासी, ये सभी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। जनसंख्या के फायदे क्या हैं? तो दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब किसी चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। जनसंख्या के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन कहा गया है कि अधिकता हर चीज़ का नुकसानदायक होता है। अगर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए तो नुकसानदायक होता है, उसकी बहुत सारे नुकसान होते हैं, हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं जनसंख्या के फ़ायदे के बारे में। जनसंख्या वृद्धि को अगर एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। पहला इसका लाभ क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश। भारत में जनसांख्यिकी लाभ सबसे चर्चित लफ्ज है, जिसका मतलब है कि देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात ज़्यादा है। ये लोग आर्थिक विकास में व्यापक योगदान कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की करीब आधी आबादी ऐसी है जिसका उम्र 25 साल से कम है। ऐसे में भारत को इस बड़ी आबादी से लाभ मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे नवयुवकों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे यूथ
ज़्यादा हैं और इस यूथ का लाभ भारत ले सकता है, लेकिन बेरोजगारी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है। दूसरा इसका लाभ मानव संसाधन में बढ़ोतरी। अगर भारत मानव संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग करे तो ये आर्थिक तौर पर बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। मसलन कुशल श्रम, मानव संसाधन का निर्यात, जनांकिकीय लाभांश और सस्ता लेबर जैसे कारकों का लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा, ज़्यादा जनसंख्या मतलब बड़ा बाजार। विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बहुत ही अनुकूल देश है, जहां पर उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक आसानी से एक जगह मिल जाता है। चौथा लाभ है इसका शक्तिशाली सेना। अगर किसी देश में पर्याप्त रूप से मानव संसाधन मौजूद हैं तो सेना का शक्तिशाली होना एक सामान्य बात है। जनसंख्या के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के नुकसान। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि जैसे दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। इसके अलावा कृषि विकास में बाधा, बचत तथा पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय, अपराधों में वृद्धि, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण रोजगार मिलने में मुश्किल आ रही है। अब देखते हैं सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला कदम है परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच, परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कुशल कर्मियों की बढ़ोतरी और निजी गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भ निरोधक दवाइयों की होम डिलीवरी योजना और संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने जैसे कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के लिए उपाय क्या हैं? अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के लिए उपाय के बारे में। परिवार नियोजन, विवाह के उम्र में वृद्धि, बेहतर क्रियान्वयन, संतुलित अनुपात, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, भूमि का उचित उपयोग, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता, महिला शिक्षा पर विशेष जोर देना, उचित औद्योगिकरण, बेहतर सरकारी नीतियां परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में कामगार साबित हो सकते हैं। इसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं अब शुरू होने वाली हैं। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या सोच रही हैं। आप सभी को पता है, वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर दीवार से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था और अपील की थी कि देशवासियों से कि परिवार को छोटा रखें। उन्होंने ये भी कहा था, छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। तभी से माना जा रहा है कि मोदी सरकार के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा भी शामिल है। आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है, बीमारियां और भूखमरी भी चरम पर हैं। इसकी एक वजह है जनसंख्या। 1 जनवरी 2020 को ही कुल 69,000 बच्चों ने जन्म लिया, जबकि चीन के आंकड़े देखे जाए तो इस दिन महज 46,000 बच्चों ने जन्म लिया था। दोस्तों, हम बात करते हैं अब राज्य सरकार की। राज्य सरकार का इसमें क्या योगदान है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की। विश्व जनसंख्या दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में योगी जी ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले 4 दशकों में इसकी कई बार चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों ने इस लिए प्रयास किए वहाँ सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया गया है। जनसंख्या के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए योगी द्वारा क्या नीतियां अपनाई जाने वाली हैं। 2021-2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, नपुंसकता समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके साथ ही नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करना है। जनसंख्या के लिए गरीबी और अशिक्षा भी जिम्मेदार है। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारक है। इसी वजह से समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। आइए देखते हैं यूपी का जनसंख्या कानून ड्राफ्ट है क्या। तो दोस्तों हम बता दें, यूपी का जनसंख्या कानून ड्राफ्ट 2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियां में मौका नहीं मिलेगा, स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अगर आपको भविष्य में बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठाना है तो आपको जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना होगा। जनसंख्या एक बहुत ही भयानक समस्या है भारत देश के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।